आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक रिव्यू देखना है ना। इससे पहले क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने यहाँ से हमने देखे कि एक बजट है, बजट को बनाने का अपना प्रोसीजर क्या था। इसमें हमें क्या करना है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है। बजट प्रोसेस में मेनली किन बातों पे काम करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पर और लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर काम करना पड़ता है। इसके बाद और भी देखा कि बजट को अगर हमें सामने रखना होता है तो कैसे काम करना होता है। कैसे काम करना है तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सभी चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के और सब स्टेक होल्डर के साथ बैठ के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अपना जो डॉक्यूमेंट है, बजट है, वो कितने के लिए बनाना है, तो 2 साल के लिए बनाता है। इसमें प्रीवियस ईयर लिया जाता है और करंट ईयर रखा जाता है। ठीक है ना। 2 पार्ट में स्पीच चलती है। एक में बताया अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में और दूसरे में टैक्स पॉलिसीज के बारे में। फिर 3 सेपरेट पार्ट तैयार किए जाते हैं जिसमें सरकार के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स को दिखाया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। आगे बढ़ के हमने देखा कि लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें कौन कौन से थे, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल और स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRBM एक्ट। ठीक है, मैंने कहा था इसे याद रखना नाम को। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, इसके अंदर हमने देखा था क्या क्या आ जाती है बातें इसमें, तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ठीक है, इसे याद रखना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देन हमने एक बात देखी कि जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब की जो अपने फीस है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में शो किया जाता है। और अगर इलेक्शन वाला ईयर होता है तो 2 बार बजट को पास किया जाता है, एक बार इलेक्शन से पहले और एक बार इलेक्शन के बाद। फिर लोकसभा में 2 स्टेजेस पर बजट के ऊपर डिस्कस किया जाता है। लोकसभा के पास प्रॉपर पावर है कि वो अगर किसी तरह के गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात है तो उसको या तो रिफ्यूज कर दे या फिर पास कर दे। इतनी बात देखनी है ना। उसके बाद ये देखा कि बजट को राज्यसभा में रखा जाता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को कंप्लीट कर देता है और बजट की स्पीच को लोकसभा में कंप्लीट कर देते हैं तो फिर राज्यसभा में उसे रखा जाता है। राज्यसभा के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, केवल वो जनरल डिस्कशन है। बाकी मानना ना मानना वो अपने लोकसभा और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनके ही हाथ में है। फिर हमने देखा अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। जनरल डिस्कशन के बाद गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करती है। इस बिल में सरकार अपने सभी एक्सपेंडिचर्स को ऑथोराइज कर देती है। इंटेंड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अपने सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड में दिखा देती है। और इसके बाद कट मोशन चला दिया जाता है। कट मोशन का मतलब है कि अगर बहुत सारी वेरियस डिमांड्स आती है ग्रांट्स की, अलग अलग स्टेट अपना अपना बताते हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जरूरी नहीं है, कट भी कर सकते हैं उसे। फाइनेंस बिल के बारे में देखा जिसमें टैक्सेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं एक, और ये वाला काम अप्रोप्रिएशन बिल जो पास हो जाता है उसके बाद आता है।
फाइनेंस बिल वाला काम। फाइनेंस बिल हैज़ टू बी पास विद इन 75 डेट्स ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। फाइनेंस बिल पास हो जाता है और उसके बाद फाइनेंस बिल को क्या किया जाता है, फाइनेंस बिल हैज़ बीन पास्ड बाय लोकसभा, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशंस। ठीक है ना, तो इसे भी भेज दिया जाता है राज्यसभा में और रिटर्न वहाँ से 14 दिन में आ जाता है। अगर राज्यसभा किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन देता है तो लोकसभा उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये आखिरी बात यहाँ पे आके ख़त्म हो गई थी कि ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स के लिए जो डेज डिसाइड किए गए होते हैं, तो चलो उसमें हमने देखा कि द स्पीकर पुट्स ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड, जिन डिमांडों को अभी पूरा नहीं हुआ है या उन पे अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, उन सभी डिमांड्स को स्पीकर जो है वो लोकसभा में रख देते हैं, फिर वोटिंग करते हैं उस पर, वोट ऑफ द हाउस। इसी को कहा जाता है गुइलोटाइन। और आखिरी हमने ये देखा कि 1 फरवरी 2017-18 से डिसाइड हो गया कि बजट 1 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा और रेलवे बजट को जनरल बजट में इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ तक की अपनी सारी कहानी हो गई, एक रिवीजन हो गया। तो आज का जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स। तो देखते हैं, तो मान लेते हैं कि मतलब हमारे पास गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के एक रेवेन्यू की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, थोड़ा तबीयत फिर खराब हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे MOF कहा जाएगा। ये कंट्रोल करती है सरकार की अपनी रेवेन्यू। कहाँ से कलेक्शन करते हैं ये, तो एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक तो रेवेन्यू का कलेक्शन यहाँ से है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। और दूसरा जो रेवेन्यू सरकार के पास आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जहाँ से कंट्रोल करती है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
CBIC, शायद नाम से पहचान जाओगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन की बात बता रहा है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT यहाँ से जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये डायरेक्ट टैक्स वाला तरीके से कनेक्शन करता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, तो ये इनडायरेक्ट वाले तरीके से पैसा कमा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं वो तो पता ही है, पता है ना? ठीक है, तो लिखो। सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू is the total of tax revenue after paying of the state's share and the इसको हाईलाइट करके लिख लेना, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी NCCD transferred to the national calamity contingency। तो यहाँ पर क्या समझाया कि जो सेंटर का अपना नेट नेट टैक्स रेवेन्यू है, नेट टैक्स रेवेन्यू टोटल नहीं है, नेट, वो क्या है? टोटल ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जितना भी टोटल आया है टैक्स का, ठीक है, आफ्टर पेइंग ऑफ स्टेट्स शेयर, तो उसमें से स्टेट का अपना शेयर निकाल दो। सरकार ने जितना भी कमाया टैक्स से, टोटल टैक्स में स्टेट को जितना दिया जा रहा है उतना हटा दो। एंड द नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, अचानक कभी कोई कैलेमिटी, कोई आपदा आ गई, उसमें भी खर्चा करना पड़ जाता है ना सरकार को। तो वो एक फंड होता है जैसे नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी में ट्रांसफर करना पड़ता है सरकार को। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू में से ये दो चीजें अलग निकाल दो, तो जो बच गया वो सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू बचता है। तो इसको एक फॉर्मूले के तौर पे लिखा जा सकता है, तो लिखें नेट टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल टैक्स रेवेन्यू माइनस
स्टेट्स शेयर माइनस माइनस अमाउंट जो ट्रांसफर किया जा रहा है एनसीसीडी में वो माइनस ट्रांसफर्ड टू एनसीसीडी। नाम याद रखना, ये नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। तो टोटल टैक्स में स्टेट को दिया जाने वाला और एनसीसीडी को दिया जाने वाला माइनस कर दें, तो जो बच जाता है नेट टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। तो सरकार की जेब में यही बच रहा है और इसी पे सरकार खर्चा करने के बारे में सोच लेती है। समझे? आगे बढ़ते हैं, बढ़े। और अब कुछ ऐसी बातें जो बचपन की यादें ताज़ा करेंगी। गवर्नमेंट के अपने कुछ रिसीट्स होते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक है, 12वीं में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के रिसीट्स दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा हो जाएगा कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स किसे कहेंगे? हम्म, इसको ऐसे थोड़ा याद करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए लिख लो। रेवेन्यू रिसीट से ना तो एसेट्स कम होती हैं और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है, इनमें तक कुछ नहीं होता, नाइदर नॉर। ठीक। और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? जिससे या तो एसेट्स कम हो जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए, इधर, या पता नहीं कौन, कोई लोग कहते हैं आइदर भी पढ़ते हैं इसे, और या तो ये हो जाए या ये हो जाए या दोनों हो जाए। ये बातें थी पुरानी। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आ जाएगा देखें। तो रेवेन्यू रिसीट्स में एक आएगा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में अकाउंट में भी पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, तो वो भी बिल्कुल यही बातें हैं। तो सरकार के अपने जो रेवेन्यूज़ हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसकी वजह से ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, और ना ही सरकार के कोई एसेट्स कम हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा जाए अगर, तो टैक्स रेवेन्यू का एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखा जाए तो हम्म, लिख लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, ब्याज मिल जाता है सरकार को, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसिप्ट्स, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
PSU, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, और फीस फाइन्स वगैरह सब याद आए, चालान वगैरह सब, बहुत बड़ी लिस्ट थी ना 12th में। यहाँ इतने में निपटा दिया। यहाँ पर तुम्हें लगता होगा ना कि वो जो वहाँ इतने बड़े बड़े टॉपिक्स थे, एक एक दिन में निपटा दिए जा रहे हैं। फिर भी उसे निपटाना पड़ता है ना जल्दी। खैर, अब कैपिटल रिसीट्स की बात करें। कैपिटल रिसीट्स हमने क्या देखा, क्या देखा इसमें कि या तो एसेट्स कम हो जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए या दोनों हो जाए, है ना। तो कैपिटल रिसीट्स में अगर हम बाइफर्गेशन करेंगे तो ये भी दो तरह का हो जाता है। ये नाम तुमने 12th में नहीं पढ़ा था, लेकिन इनके बारे में जरूर पढ़ा था। डेट रिसीट्स और नॉन डेट रिसीट्स। डेट रिसीट्स का मतलब उधार लेना, ठीक है जी, और नॉन टैक्स रिसीट्स का मतलब नॉन टैक्स का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे रिसीट जिससे कि उधार नहीं बढ़ रहा लेकिन पैसा फिर भी आ रहा है। तो डेट रिसीट्स में क्या होगा, तो लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या हो जाएगा, एसेट्स कम हो जाएंगे। वही बात ऊपर लिखी है। डेट रिसीट्स में लिखे बोरोइंग्स, ठीक है, ये एक तरह से इसका एग्जांपल हो गया। बोरोइंग्स हो गए, और अदर रिसीट्स, और कुछ ऐसा मिल रहा है तो अदर रिसीट्स, जैसे जैसे पीएफ रिसीट्स, पीएफ रिसीट्स। लोग पीएफ में पैसा जमा करते हैं तो सरकार के पास चला जाता है, सरकार के सिर पे तो उधारी चढ़ गई ना। पीएफ जानते हो, प्रोविडेंट फंड। अकाउंट में बहुत परेशान किया इसने। ईपीएफ। खैर, नॉन डेट रिसीट्स में क्या देखेंगे हम, इसके एग्जांपल में देखें, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, रिकवरी ऑफ लोन, किसी को उधार दे रखा है सरकार ने, सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, हाँ, वो सारे इसमें मौजूद है। ठीक है, तो बड़े आगे फिर
ये एक छोटा सा टॉपिक था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ट्वेल्थ में ये बहुत बड़ा था। ये यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? लोगों के खर्चे? नहीं, सरकार के खर्चे। लोगों पर किए जा रहे हैं सरकार के खर्चे। बड़ी जल्दी तुम लोग बहक जाते हो। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? हाँ, स्पीड को तेज करने। एंड टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो क्या सरकार को ऐसे इग्नोर मार देना चाहिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर को इग्नोर मार के चलना चाहिए सरकार को? नहीं ना। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हमने देखी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़रूरी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़रूरी है। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी इन एवरी इकोनॉमी। अच्छा, लेकिन बट अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर में लीड टू अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाए। अगर अनप्रोडक्टिव मतलब फालतू के काम जैसे हम लोग घर में करते रहते हैं ना। कुछ तो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, जिनका कुछ रिजल्ट निकलता है और अच्छा रिजल्ट आता है, और कुछ होते हैं बेफिजूल के खर्चे। तो सरकार अगर इस तरह से अगर करने लग जाए तो क्या होगा? जो हमारा हाल हो जाता है वही सरकार का हाल हो जाएगा। हमारा हाल क्या होता है? लार्जर डेफिसिट आता है। डेफिसिट तो पता होगा, घाटा। खूब घाटा हो जाता है और उस घाटा को रिकवर करने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। सरकार को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा फिर, और जो कि जनता के ऊपर लग जाएगा, जिस वजह से लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, सरकार के सिर पे उधार चढ़ेगा। ग्रेटर डेट बर्डन, सरकार के सिर पे क्या होगा? उधारी बढ़ने लग जाएगी। वही सीधी बात है, जितना ज़्यादा सरकार को घाटा होगा उस घाटे की रिकवरी के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेती रहेगी, है ना। हाँ।
इसलिए जो हमने पीछे देखा था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, है ना, वो तो रेवेन्यू देख रहा था। उसी तरह का एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, और वो सिर्फ प्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पे फोकस करने की पूरी कोशिश करता है, अनप्रोडक्टिव को एलिमिनेट करता है? तो जब अनप्रोडक्टिव वैसे तो कहीं ना कुछ अनप्रोडक्टिव होने ही लग जाता है, लेकिन क्या है कि वो जरूरी भी है उसे कंट्रोल भी करना कि ज़्यादा अनप्रोडक्टिव ना हो जाए वो। तो कौन आ जाता है फिर? डिपार्टमेंट ऑफ, अब की बार एक्सपेंडिचर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आ गया? इसका अपना काम होंगे कुछ लिखो इनके काम। प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट यही प्रिपेयर करते हैं। दूसरा काम इनका, असिस्ट्स द मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय होते हैं उनको भी हेल्प देते हैं, असिस्ट करते हैं। काफी सारे मंत्रालय होते हैं ना जो सबको मदद करते हैं ये। तीसरा काम, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। कंट्रोल करते हैं इस पर, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस मिलती है ना, एजुकेशन, हेल्थ, यातायात, ट्रांसपोर्ट और तमाम बहुत सारे सर्विस। तो उनका अपना कॉस्ट कितना रहना चाहिए उस पर कंट्रोल रखते हैं, उनकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए जो कि आम जनता से चार्ज करना है, वो सब भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और अगला आता है मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, ये जो ऑडिट करता है उसको मॉनिटर ये करते हैं। सीए को लगा कि हाँ कहीं गड़बड़ है कुछ, तो वो यहाँ क्या बताता है और फिर ये उसे आगे डील करते हैं। 4 पॉइंट हो गए क्लियर? क्या क्या देखा है इसमें हमने? पहले तो देखा कि ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट बनाते हैं। फिर देखा कि ये मिनिस्ट्री की मदद करते हैं। फिर देखा कि ये कॉस्ट एंड प्राइस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना, और उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं ऑडिट को। अच्छे से समझ आया क्या?
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक छोटी सी बात पे। एक होता है बजट डॉक्यूमेंट। बजट डॉक्यूमेंट, पीछे हमने देखा था ना बजट डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट देखे थे पीछे? तो बजट डॉक्यूमेंट, और सिर्फ वही नहीं, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें, बजट डॉक्यूमेंट्स में। तो उन्हीं सब बजट डॉक्यूमेंट्स में तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उनमें कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। उन सभी बजट डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल नाम का। अब इसी एक्सपेंडिचर प्रोफाइल का अपना काम है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स मेंशन करवाना। और इस एक्सपेंडिचर प्रोफाइल को, इसी एक्सपेंडिचर प्रोफाइल को दिखाया जाता है सभी मिनिस्टर्स के पास, सभी मिनिस्ट्रीज में, ठीक, जब फाइनेंस मिनिस्टर इसको अप्रूवल दे देते हैं तब, ठीक है। तो आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, it is circulated to the ministries। ठीक है, सभी मिनिस्ट्रियों में इसे सर्कुलेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये सबकी मदद कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है ना ये, तो इसे फैला दिया जाता है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। आगे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। तो एक तो खर्चे वो बाकायदा उन्हें हम कहते हैं सेंटर्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेंटर्स एक्सपेंडिचर। और दूसरा हम इसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ट्रांसफर्स। मतलब एक तो मेन खर्चे जो कि सेंटर के खर्चे कहला रहे हैं, और एक कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चला देते हैं। उनके मेन खर्चे सेंट्रल एक्सपेंडिचर और कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब समझते हो?
हाँ मतलब वो अपना मेन काम नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में भी उसे खर्चा दे दिया, तो वो स्पॉन्सर्ड खर्चे हुए। दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं सरकार के। सेंटर एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो इसमें तीन तरह के हमें खर्चे देखने को मिल जाएंगे। पहला, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। और तीसरा है अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर निर्माण कार्य या कुछ नए यूनिट या कुछ नई सेक्टर को बनाना, है ना, सेक्टर तो नहीं कहेंगे स्कूल वगैरह सब जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट करते हैं ना, वो सारे खर्चे। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर के जो अपने खुद के ही स्कीम्स हों। सेक्टरल स्कीम्स का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के स्कीम, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उन पे खर्चा करना, ट्रांसपोर्ट पे, रेलवे पर। और अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर, और भी जो भी खर्चे हैं सरकार के, कंस्ट्रक्शन है और पेंशन है ना, आर्मी है, जो भी है, जितने भी सारे, वो सारे खर्चे हैं। फिर आते हैं हम अपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड ट्रांसफर पर, स्पॉन्सर्ड स्कीम और ट्रांसफर पर। इसमें इसमें है, पहला तो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो एक तो पहला वही है, कोई किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं किसी को स्पॉन्सर कर रही है, उसे स्पॉन्सरशिप पे अगर खर्चा है वो आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र के खर्चे, तो इसमें आ जाता है फाइनेंस कमीशन ट्रांसफ़र और अदर ट्रांसफ़र टू स्टेट्स। फाइनेंस कमीशन ट्रांसफ़र, फाइनेंस कमीशन को कुछ फंडिंग ट्रांसफ़र होती है, यानी कि सरकार का खर्चा है, फाइनेंस कमीशन को दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। और अदर ट्रांसफ़र टू स्टेट्स, अलग अलग राज्यों को भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ताकि वो राज्य भी अपना काम कर सके। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पर आके ख़त्म होता है। अगला टॉपिक, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट का मतलब सरकार के खर्चे नहीं, उधार, डेट ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर तो पीछे देख लिया, अब पब्लिक डेट देखना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं लिख लेना इसके, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। दो तीन नंबर का तो अकेला यहीं से ही क्वेश्चन आता है।
डेट का मतलब, पब्लिक डेट का मतलब, नहीं, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से लिया जाएगा, सरकार उधार कहाँ से लेगी, किसी से भी ले सकते हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक। इंटरनल मतलब अपने देश के अंदर ही सरकार उधार ले रही है किसी से। एक्सटर्नल का मतलब देश से बाहर निकल के कहीं से उधार ले रहे हैं। सरकारी उधार है, सरकारी उधार को, यानी कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स को एक नाम और दिया जाता है सोवेरियन, सोवेरियन डेट। शाही, है ना, किंग, किंग का उधार। शासक का डेट। हाँ, ठीक है जी। इंटरनल और एक्सटर्नल, देखे जरा इसके बारे में। गवर्नमेंट कीप्स ऑन refinancing the debt by issuing bonds। सरकार एक तरीका निकालती है बॉन्ड इशू करने का, जिसके जरिए सरकार जो है रीफाइनेंसिंग करती रहती है। ठीक है। इन शॉर्ट, रीफाइनेंसिंग में क्या होता है, रीफाइनेंसिंग में क्या होता है, ITUS, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ITUS, बताओ क्या फुल फॉर्म है इसकी, टोपी उसके सर। ठीक है, यही करती है सरकार यहाँ। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। बॉन्ड इशू करके सरकार कैसे ITUS करती है। पता है क्या है, एक तरफ तो गवर्नमेंट है, वो पब्लिकली अपने बॉन्ड्स बेचती है। पब्लिक बॉन्ड बेचने का मतलब क्या है, पब्लिक से कहा मुझे लोन दो, ठीक है, लोन दे दो, अब बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, बदले में मैं तुम्हें एक चिट्ठी पे लिख के दे दूंगा कि अगले 5 साल तक मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, 10 साल तक दूंगा, जितना भी टाइम हो।
तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, टाइमिंग रहेगी, और इस पे सरकार जो है साइन कर देगी। और दे दिया पब्लिक को, इट इज बिकम बॉन्ड्स। ठीक है, पब्लिक ने पैसा दे दिया, सरकार के पास पैसा आ गया, पर सब सरकार हर महीने कुछ परसेंट, सपोज 10%, सरकार जो है 10% ब्याज दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक ले रही है। 5 साल बीत गया, 5 साल बीते, 5 साल बाद अब सरकार को ये पैसा वापस लौटाना है। लौटा दिया तो रीपेमेंट हो गया, लेकिन सरकार रीपेमेंट ना करके क्या कर रही है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, रीफाइनेंसिंग, उन्हें फिर से फाइनेंस दे देती है। कैसे? कोई दूसरी जनता पकड़ती है, हैं? इनसे कहा कि आप लोग मुझे क्या करो, लोन दो। बदले में इनको क्या करा, एक चिट्ठा दे दिया, अब इस पे लिख दिया कुछ कुछ, सपोज करो 12% का ब्याज है, 7 साल के लिए है, और इस पे जो है अपना की साइन कर दिया, सब लिख के और दे दिया। तो ये भी तो एक बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड देके ये पैसा आया, और यही पैसा सरकार इनको दे देती है। क्या हुआ, इधर का ब्याज निपटा दिया 10% वाला, लेकिन हाँ इधर 12%, अब 2% ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन इनको तो संतुष्ट करके भेज दिया। तो यही जो पैसा आया, ये किसको दे दिया, इन पब्लिक को दे के भेज दिया। दिस इज कॉल्ड, इसकी टोपी उसके सर। खास तौर पे ये इंटरनल का था। तो तुम इसे इंटरनल का समझ सकते हो। आगे बढ़े, रीफाइनेंसिंग ऑफ डेट बाय इशूइंग बॉन्ड, समझ में आ गया ना ये? इसमें अगली लाइन लिखेंगे। डेट सस्टेनेबिलिटी is an important indicator of overall macroeconomic health of country. डेट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, स्थिर करना है, स्थिरता। तो डेट सस्टेनेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की अपनी हेल्थ अगर अच्छी है या रखनी है, तो डेट स्टेबल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिना उधार के चल रहे हैं, तो भी ठीक है, बिना उधार के चल रहे हैं तो एक समझदारी वाला बात है, लेकिन वो उतना
अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। हाँ। तो डेट सस्टेनेबिलिटी में एक पॉइंट आता है, डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो डेट स्टेबल करना है तो कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो हम कुछ मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये जो है पिलर्स कहलाते हैं इकोनॉमी के, समझे। इकोनॉमी के पिलर हैं ये। तो डेट मैनेजमेंट के पिलर कौन कौन से हैं देखें। लिखो। एक है लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। पहला मैनेजमेंट है कि उधार जो है कम कॉस्ट पे लिया जाए, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। दूसरा रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब मिनिमाइज करना, जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, रिस्क को क्या किया जाए, कम किया जाए। और तीसरा काम मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को डेवलप करने की बात करते हैं। जितना ज़्यादा मार्केट डेवलप होगा, रेवेन्यू उतना अच्छा इंक्रीज होगा, जनरेट होगा, और सरकार को डेट की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अगला पॉइंट लिखें। इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट। एक बात तुम लोग नोटिस कर रहे हो, इसमें सब छोटी छोटी ही बातें मिल रही हैं। लर्निंग वर्क बहुत ज़्यादा है, और एमसीक्यू वहीं पर गेम खेल जाता है जहां लर्निंग वर्क ज़्यादा होता है ना। क्या करें, वेटेज कम है। हाँ तो वही है, क्या किया जा सकता है बताओ। बाकी इतनी ज़्यादा कैसे आ रही है, कल भी आज भी ऐसे ही। तो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए कोई तो इंस्टीट्यूशन बनाया गया होगा कि भाई यही लोग हैं जो कि पब्लिक डेट मैनेज करेंगे, उधार लेंगे, चुकाएंगे। तो कुल हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो सभी जानते हैं, आरबीआई। दूसरा
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नहीं सुना था ना अभी तक? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक यूनिट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे पीछे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखे, ऐसे ही इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए है। और तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक यूनिट और है, बजट डिवीजन। इनके कुछ काम होंगे, काम देखते हैं जरा। आरबीआई का काम है इंटरनल डेट लेना, यानी कि डोमेस्टिक है। यानी कि इंटरनल सोर्स के लिए आरबीआई मौजूद है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये एक्सटर्नल सोर्स है, तो ये एक्सटर्नल डेट लेता है, एक्सटर्नल डेट। समझे? जैसे आईएमएफ से लेना, डब्ल्यूएचओ से लेना, इनसे डील करना, वर्ल्ड बैंक वगैरह सब। तीसरा, बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका अपना काम और भी सब जो है उधार लेते रहना, सरकार को लाइबिलिटीज ला ला के देते रहना। और ये बात एक तुमने पहले भी पढ़ा था कि जो आरबीआई है वो खुद भी बैंक को, गवर्नमेंट को उधार देता है। पढ़ा था ना? तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को उधार देती है। उधार देगा तो कितने समय के लिए देगा? लोन देगा अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और ये नाम याद रखना, इस लोन को कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, WMA। तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लोन देती है वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं रहता, और दैट लोन इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांसेस। लिखो है आगे। अगला लिखे FRBM। पीछे आया था FRBM, अभी रिवीजन में भी बताया था उसे मैंने। बिल्कुल। इसको लिखना है
It was passed in 2003 to promote legislative framework for reduction of deficit. डेफिनेशन तो लिखी हुई है ना? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। समझाने की जरूरत तो नहीं है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को प्रमोट करना था ताकि डेफिसिट रिड्यूस किया जा सके। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव के बारे में बता दिया, लीगल प्रोसीजर्स। इसीलिए एफआरबीएम का फॉर्मेशन हुआ सन 2003 में। आगे लिखो, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, PDMC was created in 2016। ये 2003 को हाईलाइट कर देता हूँ, या 2016 को हाईलाइट कर दिया। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो यूनिट है जो एक्सटर्नल डेट देख रहा है, उसी के अंडर में एक ये सेल तैयार किया गया। सेल मतलब एक यूनिट तैयार कर दी गई, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। चलो तो अब कुछ आंकड़े की बात करते हैं। दवाई लेनी पड़ेगी अब। यही होता है, मौसम जब अचानक बदल जाता है। अच्छा भला इंसान बेचारा डॉक्टर की कमाई बढ़ाने लग जाता है। देखेंगे पब्लिक डेट के बारे में। इकतीस मार्च बुक में 31 मार्च 2024 तक का डाटा दिया है। 31 मार्च 2024 को पब्लिक डेट कितना था? तो रुपीज में है 1,69,46,666.85 करोड़। ये सरकार के ऊपर पब्लिक डेट। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के ये, समझे? तो इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग करके देखें अगर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल डेट है 1,64,23,983.04 करोड़। और एक्सटर्नल की बात करेंगे तो 5,22,683.81 करोड़। मतलब है
सरकार ने अपने ही देश में अपने ही लोगों से इतने करोड़ रुपया उधार ले रखा है, अब बाहर से इतना है। अब समझ में आया सरकार क्यों जो भी नियम बनाती है उद्योगपतियों के लिए बनाती है। नियम तो नहीं, कुछ अच्छे अच्छे बातें होती हैं, अगर सरकार की पॉलिसियाँ होती हैं तो उद्योगपतियों को ही मिल जाती हैं। अभी 2023 का देखो, 31 मार्च 2023 का ये आंकड़े देख लो। तो टोटल ये था रुपीज़ में 1,52,61,122.12 करोड़, जिसमें अगर इंटरनल की बात करें तो ये था 1,47,77,724.43 करोड़। और वहीं एक्सटर्नल की बात करेंगे 4,83,397.69 करोड़। ये आंकड़े तुम्हें याद करने हैं, वर्ड टू वर्ड, डिजिट टू डिजिट, ठीक है। और अब थोड़ा सा और रहता है, हैं? चलो तो अब इसको इसके आगे अगली क्लास में करते हैं।